मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग जिस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख तत्व, आज यह उसका अंतिम व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम दो अन्य तत्वों को देखेंगे। इससे पहले जो तीन प्रमुख स्तंभ हैं इसके, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और यहाँ एक बार फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि देखिए, जो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वे मेरी बातें नहीं हैं, वे सब की सब डॉक्टर राजीव कुमार जी की बातें हैं, जो हमारे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। मुझे उनका यह लेख पढ़ने को मिला था और बहुत अच्छा लगा, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। इसीलिए मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा कि इन बातों को आप तक पहुंचाऊं अपनी तरफ से थोड़े विश्लेषण के साथ। तो जो चौथा तत्व उन्होंने बताया है वो स्किल का बताया है, कौशल का बताया, कौशल विकास। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, अक्सर हम कहते हैं। और इसी के आधार पर, अब फिर या कह लीजिए कि जनसंख्या का जो हमारा औसत है उम्र का, उसके आधार पर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात भी करते हैं कि हमारे पास ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो जुमला है ना, अब ये पुराना हो चुका है। सच बात यह है कि भारत में टैलेंट की कमी है और इंडस्ट्री के हिसाब से जिस तरह के कुशल लोग हमें चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा अभाव है। चूंकि वो अर्थशास्त्री हैं तो अपनी बात तथ्यों के साथ रखते हैं। उन्होंने फिर हमें एक बहुत अच्छा डेटा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत के उद्योगों में 2.9 करोड़, राउंड अबाउट कर दीजिए, 3 करोड़ कुशल लोगों की कमी है। और ये जो उद्योग हैं इस कमी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। 3 करोड़ लोग। और इसमें भी जो सबसे खराब स्थिति है वो नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में है, जिसे भारत अपने आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर मान रहा है। सोच करके देखिए, 3 करोड़ लोग मोटे तौर पर कुशल बनाए जाने हैं। और फिर उन्होंने बताया कि यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो केवल ये नहीं कि हम लोगों में कौशल का विकास कर देंगे, बल्कि अपने 3 तरह के लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो पहला लक्ष्य है, आपके दिमाग में कौंध गया होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा, क्योंकि 3 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होगी। जो दूसरा है वो ये है कि चूंकि इंडस्ट्री के जरूरत के अनुसार हम उन्हें वर्कफोर्स प्रोवाइड कर देंगे, तो जो इंडस्ट्री अपनी तरफ से ट्रेनिंग में जो पैसा लगाते थे, जो ऊर्जा लगाते थे, जो समय लगाते थे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे औद्योगिक विकास पर पड़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ेगा। और जो तीसरी बात है, सीधी सीधी इसी से जुड़ी हुई है कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेहतर होगा तो जीडीपी अपने आप अच्छी होगी, और जब जीडीपी अच्छी होगी तो हम अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है जिसकी चर्चा उन्होंने चुनौती के अंतर्गत की है। डॉक्टर राजीव कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो शिक्षा है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। लोग पढ़ करके निकल जाते हैं कॉलेज से, और यहाँ तक कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और साइंस कॉलेज से, लेकिन पता लगता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, प्रैक्टिकली कुछ जानते ही नहीं है, इंडस्ट्री के काम के वो होते ही नहीं है, और इंडस्ट्री को उन्हें फिर से तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर फिर उन्होंने एक डेटा दिया है कि इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स के अनुसार, इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स के अनुसार भारत के कुल स्नातकों में जो ग्रेजुएट हैं उनमें से केवल 42.6% के पास ही किसी इंडस्ट्री में नौकरी करने लायक स्किल है। सोच करके देखिए, आधे लोग के पास भी स्किल नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, हम इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं हैं,
और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान दोस्तों केवल यही हो सकता है कि जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उन्हें हम इंडस्ट्री के लायक बनाएं, उनमें आवश्यक परिवर्तन करें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। जो 5वां स्तंभ है दोस्तों, और जो अंतिम तत्व है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें चाइना से सीखने की जरूरत है। चाइना के कुल जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो योगदान है वह 27% है। और उन्होंने थोड़े से व्यंग्यात्मक अंदाज में ये कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों का भी आयात कर रहे हैं जो बड़े आराम से भारत में बनाई जा सकती हैं और जिनके लिए कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है। हम बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमने उधर उस रूप में ध्यान दिया ही नहीं है। उन्होंने फिर एक डेटा दिया है। देखिए, जो डेटा है उनके राइटिंग की बहुत बड़ी ताकत है। और चूंकि हम इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपको मालूम होने चाहिए यदि आप मेंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो वो फिर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से 5.93 अरब डॉलर की प्लास्टिक की छोटी मोटी चीजें आयात की हैं। छोटी मोटी चीजों में कैसी? मूर्तियां, किचन और बाथरूम के जैसे उपयोगी सामान, छोटी छोटी चीजें। सोच करके देखिए, लगभग 6 अरब डॉलर की। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़े आराम से भारत में तैयार की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा तो तभी हो सकेगा ना जब हम चीन के तर्ज पर युद्ध स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं अपने यहाँ खड़ी करें, इस तरह की व्यवस्थाएं करें। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है जो हमारे अंदर एक, यूं कह लीजिए कि, तसल्ली पैदा करता है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता के मामले में जो हमारा खिलौना उद्योग है एक इंस्पायरिंग केस है। अक्सर खिलौना उद्योगों के बारे में अखबारों में बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलता होगा। लगभग 5 साल ही हुए हैं जब खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कुछ नीतियां घोषित की, कुछ सहायता देने की बात की। और आज हम इस स्थिति में हैं कि सर 2019 से पहले जहां हम 80% खिलौने आयात करते थे, और डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा खिलौने आयात किए जाते हैं वो चीन से किए जाते थे, आज भारत 153 देशों को खिलौने का निर्यात करता है। 153 देशों को, यानी कि जिन खिलौने के हम आयातक थे, ऐसा नहीं है कि अब हम आयात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा आयात हो रहा है खिलौने के मामलों में। हम निर्यात बहुत कर रहे हैं और 153 देशों को कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग केस है। जब खिलौनों के मामले में हम ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे मामलों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और खासकर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनके मामलों में तो हम 100% आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत जल्दी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। बस सरकार को इसके लिए जो एक इकोसिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं, वो पर्यावरण तैयार करना होगा। और यदि हम ऐसा कर सके तो हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने 3 लेक्चर्स में मैंने जिन 5 तत्वों को आपके सामने रखा है उन्हें मैं यहाँ एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जो पहला तत्व डॉक्टर राजीव कुमार जी ने बताया था वह था इनोवेशन, जिसमें उन्होंने सेमी कंडक्टर को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। जो दूसरा क्षेत्र था वो रक्षा का क्षेत्र था, जिसमें हाई टेक कंपोनेंट पर उन्होंने फोकस किया था। जो तीसरा क्षेत्र था वो ऊर्जा का क्षेत्र था और उसमें उन्होंने प्रधानता दी थी ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी की।
जो चौथा क्षेत्र था जिसकी चर्चा हम इसमें कर चुके हैं वो है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, और जो पांचवा क्षेत्र है वो है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। और उन्होंने स्पेशली इधर हम लोगों का ध्यान दिलाया है कि इसके लिए भारत को चीन से सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, और मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहूँगा। आप ये मत समझिएगा कि ये तो मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, अभी तो मुख्य परीक्षा बहुत दूर है, तब तक तो चीज़ें बदल जाएंगी। नहीं, ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव इतनी जल्दी होने जा रहा है। और यदि यह समझ आपके अंदर आ गई इन बातों की, तो यहाँ तक कि प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी यह समझदारी आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब इस सीरीज़ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।